नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। भारत चीन सीमा पर विवाद शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान दर्जनों बार दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब हालात ये हैं कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वार्ता का दौर भी जारी है। अब रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत होने वाली है। क्या इससे विवाद सुलझ जाएगा और इतने लंबे गतिरोध की आखिर वजह क्या है? आज के मुद्दे पर इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो भारत और चीन सीमा पर लद्दाख के अलग अलग इलाकों से बीते कुछ दिनों से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों ही देश अपने अपने तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। सीमा पर सेना और हथियारों का जमावड़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात भी होनी है। हम चर्चा करेंगे भारत चीन के बीच जारी तनाव खत्म होने में कूटनीति की भूमिका होगी या फिर सैन्य ताकत इस विवाद का निपटारा करेगी। लेकिन चर्चा करने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद भारत चीन सीमा पर तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। सोमवार को लद्दाख के चुशूल सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच फायरिंग भी हुई। चीनी सैनिकों के फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। लौटते हुए चीन के सैनिकों ने फायरिंग भी की। हालांकि चीन का दावा है कि फायरिंग भारतीय सैनिकों की तरफ से की गई थी और 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब LAC पर गोलियां चलाई गई। इससे पहले अगस्त 29 और 30 को चुशूल इलाके के पेंगोंग त्सोस के पास चीनी सैनिकों, टुकड़ियों और सेना के टैंकों का मार्च निकाला गया था। इसे चीन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। हालांकि इसके बाद 4 सितंबर को मॉस्को में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री वेई वेंघे के साथ 2 घंटे 20 मिनट की मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि अब सीमा पर तनाव खत्म हो जाएगा। हालात का जो है इंडियन आर्मी बखूबी जानते हैं और देश के सरकार भी जो है क्लियर स्टैंड लेके बैठे हैं। इतने मजबूत सरकार जो है आज हम सबके खुशनसीब है। वहाँ के लोग एक्चुअल बॉर्डर विलेज के निवासी होने के नाते अब लोगों के मन में एक शंका रहते हैं, लोगों के मन में एक चिंता और डर रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और उस चिंता जो है उन्होंने हमारे साथ जताई है। लेकिन इसका हुआ उल्टा। 7 सितंबर को एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। अब बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत एक बार फिर रूस की तरफ देखता नजर आ रहा है। तभी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष से चीन मसले पर भी चर्चा की। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया है कि भारत चीन के मसले में रूस तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक दोनों देश ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन सामरिक और रक्षा के मुद्दे पर दशकों पुराने आपसी संबंधों की बदौलत भारत इस बार भी रूस पर भरोसा करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो महीनों से चले आ रहे भारत चीन विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई हल निकाला जा रहा है। सिर्फ मुलाकात की जाती है, कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में सवाल आज का ये है कि चीन के साथ लंबे गतिरोध की क्या है वजह। सवाल ये भी कि क्यों कूटनीतिक स्तर पर नहीं निकल रहा हल। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या युद्ध के मुहाने पर है भारत चीन और क्या रूस निभा सकता है कोई भूमिका। तो क्या रूस इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ यहाँ पर विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। हालांकि बातचीत यहाँ पर अपनी सामरिक दृष्टि के जरिए यहाँ पर रूस में हो रही है, लेकिन क्या रूस इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता? हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है कि वो भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। लेकिन हाँ, रूस भी चाहता है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सुधरे। लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं
यहाँ पर ठीक नहीं चल रही है, तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं और कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि युद्ध जैसे हालात होंगे। हालांकि बातचीत का दौर जो है वो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चीन नहीं चाहता है कि इसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, इसलिए अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बहरहाल इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, वासिन मिश्र जी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ है, बहुत स्वागत है सर आपका। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव भारत सरकार के रह चुके हैं, बहुत सर स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। JK त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विदेश मामलों के जानकार प्रमोद पहवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सर स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर JK त्रिपाठी जी आपका ही रुख करते हैं। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि लगातार हालात तो वहाँ पर चिंतापूर्ण बने हुए हैं बॉर्डर पर, लेकिन दूसरी तरफ पर ये बातचीत का दौर जारी है रूस के साथ भी। क्या रूस इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? फैसिलिटेट कर सकता है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हो और 1-to-1 बात हो। उसमें मेरे ख्याल से रूस मध्यस्थता नहीं करेगा। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है। नहीं, आपकी बहुत धीमी आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, रूस मध्यस्थता नहीं करेगा सीधे। रूस ज्यादातर ये कर सकता है कि रूस दोनों देशों के बीच में सहूलियतें प्रदान कर सकता है वार्ता को अच्छी बनाने के लिए। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके। वासिन जी, आप किस तरह से पूरी बातचीत को देख रहे हैं, ये दौरे को देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि चीन यहाँ पर बातचीत करना नहीं चाहता, इस मसले में दोहरी चाल चल रहा है। तीसरी तरफ ये रूस भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या स्थितियां हो सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रूस की रजामंदी है और रूस के एफर्ट्स के चलते ही चीन और भारत दोनों के पहले रक्षा मंत्रियों के बीच में बात हुई है और अब माना जा रहा है कि आज विदेश मंत्रियों के बीच में वार्ता होनी है। तो इसलिए इसके पर्याप्त संकेत हैं कि कहीं न कहीं रूस इसमें बहुत ही संयमित तरीके से एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो सीधे तौर पर मध्यस्थ नहीं बनना चाहता। और रूस को मध्यस्थ या रूस के जरिए बातचीत को भारत और चीन दोनों पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस में ही 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो इससे एक बात तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत है कि कम से कम बातचीत शुरू हुई और बातचीत रूस में शुरू हो रही है। रूस ने एक फोरम दिया है दोनों देशों को कि वे आपस में बैठ के आपसी जो मसले हैं उसका समाधान खोजें और उसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन को न लाया जाए। दूसरी बात जो भारत के पक्ष में जाती है रूस की सक्रियता के चलते कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, बहुत टेस्टेड रिश्ते रहे हैं और भारत जब आज़ाद हुआ तब से लेकर और अब तक रूस कई मौक़ों पर जब भी भारत के ऊपर कोई इस तरह का डिप्लोमेटिक या दूसरे सेना पर बॉर्डर पर तनाव हुआ या अन्य मामलों में भी, तो रूस ने हमेशा एक तरह से पॉजिटिव मदद की है भारत की। और इस बार भी जब साफ तौर पर लग रहा था कि चीन किसी भी तरह से भारत के साथ संबंध सुधारने के मूड में नहीं है और वो लगातार डबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, एक तरफ तो वार्ता की नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ अपने सैनिकों को धीरे धीरे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है LAC पर, उस समय रूस की सक्रियता निश्चित रूप से एक बार फिर हम कह सकते हैं कि उस पुराने दोस्त की तरह है जो कि संकट के टाइम में वो भारत के तरफ खड़ा है, आने तो भारत की परोक्ष रूप से मदद करना चाहता है। बिल्कुल।
विजय शंकर पांडे जी, क्या लगता है कि सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस तरीके से अभी बता रहे जो रिश्ते रहे हैं, भारत सामरिक दृष्टि से रूस पहले भी भारत के भरोसेमंद की लिस्ट में आता है और आगे भी अगर रूस के साथ अच्छे संबंध रहे तो भारत अकेला नहीं पड़ेगा चीन से लड़ाई में? देखिए दीपाली जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं और बड़े भरोसेमंद रहे हैं। आज भी जो हमारा देश है वो अपने अधिकांश जो सामरिक जो ज़रूरतें हैं वो रूस से ही पाता है और इस कारण से रूस का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है भारत में। दूसरा, भारत अब एक बड़ा बाज़ार बन चुका है और यहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो भी अब दुनिया में काफ़ी अच्छी रखती है, तो इस दृष्टि से भी रूस का एक इंटरेस्ट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में है वो ये है कि ये स्थितियाँ क्यों आईं कि चीन और आपके बीच में इतने संबंध खराब हो गए और इसकी शुरुआत डोकलाम से शुरू हुई थी, 2017 से शुरू हुई। इस बिंदु को देखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये देखना ज़रूरी है, इस पर चर्चा करनी ज़रूरी है कि इस भारत चीन के युद्ध से क्या किसी को कोई लाभ मिलने वाला है। देखिए, जितने भी विश्लेषक हैं, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हों या जो विश्लेषण लोग दे रहे हों, उनका सिर्फ ये कहना है कि देखिए जो रूस का जो वन बेल्ट वन रोड का जो कार्यक्रम है और CPEC जो पाकिस्तान के साथ है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसके लिए वो सेफ पैसेज चाहता है, उसके कारण ये कर रहा है। वो एक कारण हो सकता है, लेकिन युद्ध से न तो चीन का फ़ायदा है और न भारत का फ़ायदा है। लेकिन एक बात यहाँ इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, आप बिल्कुल याद रखें 5 अगस्त में जब 370 आर्टिकल पर जो निर्णय लिया गया और उसके बाद 6 अगस्त को जो पार्लियामेंट में भाषण हुआ, उसमें हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया कि हम ऑक्सीजन लेके रहेंगे। अगर आप किसी देश के संबंध में ये कह दें उसका हिस्सा हम लेके रहेंगे, वो कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इस स्थिति को भी देखना चाहिए। उसके अलावा देखिए, ये बात हम लोग इसको यथार्थ स्वीकार कर लें कि चीन इस दुनिया में एक बहुत बड़ा सामरिक दृष्टि से मजबूत देश और आर्थिक दृष्टि से लगभग अमेरिका के बराबर का देश बन चुका है। अब उसकी स्थिति आप हम लोग माने या ना माने, पसंद करें या ना करें, उसकी भारत की तुलना में स्थिति बहुत मजबूत है। तो इस रियलिटी को भी आप देखिए, हम देखें और उसके बाद ही इस तरह के बयान दें। अगर आप इतने सशक्त देश जो इकोनॉमी में और सामरिक रूप से बहुत सशक्त हो चुका है, उसका अपना इन्फ्लुएंस लेवल बहुत बढ़ चुका है, उसके साथ आप अगर ये कह दें उसका एक हिस्सा हम लेके रहेंगे, तो इसको कहने से पहले आपको सोचना पड़ेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात अगर आज कल पाकिस्तान कह दे कि हम पंजाब लेके रहेंगे, तो क्या आप चुप बैठेंगे? आप भी कुछ करेंगे, ठीक है, वो भी कुछ कर रहा है और उसके कुछ और इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन जो बात समझ में आती वो ये कि कोई युद्ध नहीं चाहता, इसलिए इसका हल जो है डिप्लोमेटिक ढंग से निकल आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसका जवाब देने वाले थे JK त्रिपाठी जी। सर, मैं आऊँगी आपके पास, प्रमोद जी आपके पास भी आऊँगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं इसका जवाब लेने के लिए। तुरंत लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी बता रहे थे कि यहाँ पर आप उकसा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उकसाएंगे चीन को तो फिर इस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। इस पर जवाब देना चाह रहे थे JK त्रिपाठी जी। सर बोलिए। देखिए, मैं विजय शंकर जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि हम उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा अक्साई चीन का प्रदेश है और उस पर हम कब्जा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रदेश जो है 1962 में चीन ने आक्रमण करके हमसे लिया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चीन का प्रदेश है। इसको आप पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है एक ऑथेंटिक विभाजन के बाद उसको दिया गया। जहाँ ये चाइना को कोई प्रांत दिया नहीं गया था, ये चाइना ने छीना था, एनेक्स। दूसरी चीज मैं ये भी मानने को नहीं तैयार हूँ कि जैसे विजय शंकर जी कह रहे हैं कि ये चीन और भारत के बीच में तनाव की शुरुआत डोकलाम से नहीं हुई है। 1962 के बाद से 1967 में नाथुला और चोला में 80 भारतीय और 400 चीनी मारे गए। 1987 में सुंडोरांचू वैली में जंग हुई। 1975 में
टुलंग में अरुणाचल में झड़प हुई, 2013 में डीबीओ सेक्टर के पास झड़प हुई, सितंबर 2014 में जोंगचक लद्दाख में झड़प हुई, 2015 में बुरुस्ते में हुई, 2017 में डोकलाम में। तो ये लगातार चल रहा है। ये चीन की पॉलिसी है जिसको आप कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, कि कहीं थोड़ा थोड़ा काट करके लेने की इच्छा और साथ साथ तोड़ लेने की, हमको टटोलने की इच्छा कि हम कितना सन्नद्ध हैं सामरिक रूप से। हाँ, पांडे जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि दोनों में से कोई देश युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई कितना भी संपन्न देश हो, अगर उसकी धरती पर या उसकी सीमा पर युद्ध होता है तो उससे वह देश या दोनों ही देश, युद्ध में शामिल दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था कम तो से सर कम 10 ये साल बातें पीछे क्यों चली आ रही है जाएगी। सर? एक बात ये जो बार बार अब निकल कर आ रही है कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है कि वहां पर जो टैंक लगाए जा रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं बार, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत का लगातार दौर जारी है, लेकिन चीन यहाँ पर नहीं चाहता है बातचीत ढंग से करना और दोहरी बात कर रहा है, दोहरी चाल चल रहा है। तो अगर बातचीत का दौर फिर कैसे जारी है, ये कुछ समझ से परे है। देखिए, ये ऐसा है कि कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि या तो मिलिटरी आप इसका सोल्यूशन निकालें या डिप्लोमेटिकली निकालें। और एक चीज मैं बता दूं, मिलिटरी कितना भी आप सोल्यूशन निकालेंगे, इतिहास गवाह है कि हर युद्ध के बाद बैठक हुई है, नेगोशिएटिंग टेबल पे लोग बैठे हैं, डिप्लोमेटिकली बातचीत हुई है और समस्या का हल हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध लीजिए या उसके बाद की कितनी झड़पें लीजिए। रही बात है कि चीन क्यों ऐसा चाहता है कि एक और ये कर रहा है, एक और वो कर रहा है, तो हमें चीन की चाल का पता है, इसलिए हमको हर मोर्चे पर सन्नद्ध रहना चाहिए। हमको मिलिटरी भी तैयार रहना चाहिए और बातचीत भी करते रहना चाहिए। साथ ही हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज चीन की तरह से एक पोस्चरिंग है, एक साइकोलॉजिकल वार है, जहाँ कुछ थोड़ा सा खून खराबा होगा और ये है कि हम इस पोजीशन में रहें, पोस्चर करेंगे, कौन पहले पलके झुकाता है, कौन पहले नजरें नीची करता है, उसी पे सारा दारोमदार है। त्रिपाठी जी, ये बात सच है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते 62 से ख़राब चल रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि 62 के बाद चीन ने जब जब कोशिश की तब तब भारत की तरफ से उसको शिकस्त मिली और उसको वापस जाना पड़ा। ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है। हम लोगों का सिर्फ ये कहना है, या विजय शंकर पांडे जी जो बोल रहे थे, कि हम लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से हम डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में बयानबाजी करते हैं बगैर सोचे समझे और सिर्फ अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, उस तरह से विदेश मामलों में या जब सामरिक मामले हों तो उसमें थोड़ा अपने वाणी और अपने भाषा में संयम बरतनी चाहिए। इतना जल्दीबाजी में और बिना उसका आकलन किए कि उस बयान का क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा दो मुल्कों के आपसी संबंधों पर, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए। और ख़ास तौर से जब देश के गृह मंत्री, देश के सेना के प्रमुख अगर कोई बयान देते हैं तो उनसे और ज़्यादा संयम और संयत भाषा की अपेक्षा की जाती है। हम एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही थी और माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे थे सीए और एनआरसी पर, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया अक्साई चीन और पीओके के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर अक्साई चीन और पीओके को उस जवाब और सवाल में शामिल नहीं किया गया होता तब भी सीए और एनआरसी पर उनका जवाब उतना ही प्रभावी माना जाता, उतना ही आक्रामक था। सिर्फ ये हम लोगों का कहना है। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों में जब विदेश आपसी संबंध हो, विदेशी मामले इन्वॉल्व हों, तो उसमें थोड़ा भाषा और सोच समझ के उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। मैं आपको 100% सहमत हूँ इसमें कि जहाँ तक विदेश नीति का सवाल आता है वहाँ भाषा की भाषा का बड़ा होता है और भाषा आपकी हमेशा संयत रहनी चाहिए। इसीलिए आपको किसी विदेश नीति में आप ये नहीं कहते कि किसी को कॉलर पकड़ के मार डालेंगे या गिरा डालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ लोगों ने जो बाद में थोड़ा सा मोदी जी की आलोचना की, उन्होंने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, चीन का नाम क्यों नहीं लिया?
ऐसा थोड़ा करना होता कि हम चीन को ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जिन्होंने भी कहा बीजेपी के नेताओं ने, उन्होंने सरासर गलत कहा है। ये इस तरह से भाषा विदेश नीति में, कूटनीति में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए ठीक है, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब आप कूटनीति पे बोल रहे हैं तो दूसरे देश ही नहीं और भी देश को बोल रहे हैं। इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रखते हुए भाषा बहुत ही संयमित होनी चाहिए और उतनी चीजें बोलनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। कूटनीति में जरूरत से ज्यादा चीजें गड़बड़ कर जाती है। मैं आपको एक उदाहरण इसका अपने यहाँ का ही देता हूँ। कुछ साल पहले हमारे सुरक्षा बलों ने म्यांमार में घुस करके वहाँ भारतीय अलगाववादियों को वहां से खदेड़ा था। अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार ने बड़ा हल्ला, बड़े शोर शराबे के साथ कि हाँ हमने ये कर दिया म्यांमार से। ये बहुत गलत बात है ये करना, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र संप्रभु देश में आप घुस करके अपनी सेना के साथ वहां कोई कार्रवाई करते हैं, इससे उस देश की सरकार और उस देश की जनता की सार्वजनिक क्षतिभूमि होती है। बाद में म्यांमार ने प्रोटेस्ट भी किया, भाई आप कर देते। म्यांमार गवर्नमेंट की दरियादिली थी कि उन्होंने आपको इसकी परमिशन दी और आपने वहां घुस के कार्रवाई की, लेकिन उसको बधारने की, उसको पूरी तरह से लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाने की, उस पर छाती ठोकने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कूटनीतिक गलती थी। क्षमा करिएगा, एक और हम चाहते हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया उस पर थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं और आप सब विद्वानों के सामने भी कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं। सर मैं आपको रोक देश रही हूँ, इसको हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, सभी मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले वासन जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, करिए पूरी बात अपनी। नहीं दीपाली, हम बहुत ही अदब और क्षमा के साथ एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी ने एक मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री ने, त्रिपाठी जी मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, हम पूरे अदब और आपके सम्मान के साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते थे कि थोड़ा इसको भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए। आपने एक विषय उठाया कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर ऐतराज़ किया जिसमें उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था। तो हम लोग भी 2-3 महीने से इस विषय को लेके अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करते रहे हैं और आप लोगों के मार्गदर्शन में इस पर चर्चा करते रहे हैं। आप सब लोग उस सम्मानित पैनल के सदस्य रहते हैं। सवाल तब उठता है जब आप अलग अलग मानदंड अपनाते हैं। जब पुलवामा और बालाकोट करते हैं तब तो आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और जब चीन के साथ आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। सवाल तब खड़ा होता है, हम विपक्ष को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, न उस मीडिया को डिफेंड कर रहे हैं जो मीडिया प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठा रही थी। हम खाली एक फैक्ट रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनको चीन का नाम लेने में एक बार भी परहेज नहीं हो रहा था, जबकि मुख्यमंत्री थे, एक राज्य के जिम्मेदार पद पर थे। और अब जब चीन से रिश्ते खराब हो गए तो चीन का नाम लेने में आपको थोड़ी झिझक होती है। तो इसलिए सवाल उठता है कि अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं तो चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि म्यांमार जो है वहाँ पर हमारी सेना गई, वहाँ जो कैंप चल रहे थे उसको नेस्तनाबूद करके लौट आई, और उसके बारे में जो इंडिया में पब्लिसिटी की गई वो ठीक नहीं था, क्योंकि एक सॉवरन कंट्री के अंदर जाके आपने मिलिट्री ऑपरेशन किया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। लेकिन वही मानदंड फिर पाकिस्तान के ऊपर भी अपनाया जाना चाहिए ना, कि जब हमने बालाकोट में किया तो उसके साथ भी हमको उस तरह की पब्लिसिटी और ड्रम नगाड़ा पीट के और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था। इसलिए सवाल उठता है और कोई बात नहीं है। हाँ दीपाली।
हेलो सर जरा प्रमोद जी, मैं बहुत देर से प्रमोद जी के पास नहीं गई हूँ। प्रमोद जी आप अपनी राय रखिए, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे जो वासिन जी ने बोला है। प्रमोद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जब भी हम किसी मरीज का पता करने जाते हैं तो सबसे पहले वो मरीज यही कहता है कि नहीं अब मेरी तबीयत ठीक है, बेशक उसकी तबीयत कैसी भी हो। या जैसे हम रेगिस्तान में जब भटकते हैं तो हर चमकने वाली धूप हमको पानी लगने लगती है। कुछ ऐसा ही इसलिए हो रहा है कि हम रूस के साथ या रूस के माध्यम से चीन के विदेश मंत्री से और चीन के रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर आज हम रूस के साथ अपने पुराने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं तो ये संबंध तो हमारे ईरान के साथ भी थे जो हमने बिगाड़ लिए। और रूस के संबंध तब कहाँ गए थे जब हमने 4 बार डेवलप किया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपर अफगानिस्तान में यूरेशिया के लिए एक सड़क का निर्माण किया था। हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने रूस को बाईपास करके, और जैसा कि विदेशी मीडिया में कहा जाता है, हमारी मीडिया में तो कुछ आता ही नहीं है, आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई विदेश नीति के ऊपर या इस तरीके की कोई चर्चा करता होगा। तो ऐसा बताया जाता है कि रूस तालिबान को सहयोग कर रहा था अमेरिका के विरुद्ध, और हम अमेरिका के सहयोग से ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को सहयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार के अगर हम काम करेंगे तो हम कैसे अपनी साख कायम कर सकते हैं, हम कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले समय में भी रूस हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी बात जो चीन की बात कही कि हम चीन हम अलग अलग मापदंड क्यों अपनाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय जयशंकर प्रसाद जी, ये अमेरिका की प्रोफाइल पर हैं और इसलिए वो इनसे बात नहीं करेंगे, जिसके कारण इनके स्थान पर हमारे सुरक्षा सलाहकार को बात करनी पड़ी। और हम नहीं जानते कि आज अगर हमारे विदेश मंत्री जी वहां गए हैं तो कितनी अथॉरिटी से गए हैं, या ये जो वायदा करके या जो प्रॉमिस कमिटमेंट करके आएंगे उसकी यहाँ मान्यता भी होगी या नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी बेशक चीन का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। आज हमें विदेशी मीडिया बताता है कि लद्दाख में हमारा कल MiG-21 गिर गया है, लेकिन ना उसका खंडन होता है ना उसकी पुष्टि होती है। आज तक कोई नहीं बता पाया कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे वो भारत की सीमा में शहीद हुए थे या चीन की सीमा में शहीद हुए थे। तो इस प्रकार की जब आप गोल गोल बातें करेंगे, कोई स्पष्ट नहीं रखेंगे, आदमी को किसी भी सरकार को तभी अब उसकी साख बनती है किसी भी नेता की, जब उसका मार्गदर्शन और उसकी जो भी सोच है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हम दो दिन इधर की बात करें, 2 दिन उधर की बात करें, तो 15 दिन की डिप्लोमेसी कहीं भी कामयाब नहीं होती। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे एक शहर के बराबर का इजराइल तो सर हमारा कहाँ आदर्श लगता है, देश कहाँ कमी है, कहाँ से यहाँ पर कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से बातें भी गोलमोल जवाब दिया जा रहा है? और क्या सर, क्योंकि डोकलाम का भी जिक्र आया था, तो डोकलाम में तो कुछ दिनों के बाद तनातनी के बाद सब अपने अपने क्षेत्र में चले गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। हालांकि बहुत कड़वी सी बात है और मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे देश के विरुद्ध है, मेरे अपने विरुद्ध है, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि चीन वापस नहीं जाएगा। उसको अपनी सीपैक की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक ऐसी वॉल चाहिए थी जिसके लिए उसने डॉक्ट्रिन 2015 इशू किया था। 2015 में उसका श्वेत पत्र जारी हो चुका था और उसमें ये सब बातें स्पष्ट थी। हमारे गृह मंत्री जी ने एक्साइज चीन पर बोला, चले हम मान लेते हैं कि एक्साइज चीन 1962 में चीन ने कब्जा किया था, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान तो हम 1948-47 में खो चुके थे और वो अभी तक विवादित क्षेत्र है। तो उस पर हमला करने का या उसको धमकी देने का अगर हमने करना भी था तो कहने की क्या जरूरत थी? हम कोई सुल्ताना डाकू थोड़ी हो गए। हम अपने आप को अगर हर सुल्ताना डाकू दुनिया का समझने लगे तो फिर हमारी समझदारी कैसे मानी जा सकती है? और उसी गिलगित बाल्टिस्तान से उसका सीपैक निकल के जाता है। दूसरी बात, जहां तक एक अभी आप बता रहे थे कि बाजारवाद की, कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। बेशक भारत बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन रूस के लिए उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रूस कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता, वो हथियार बनाता है, परमाणु भट्टियां बनाता है। उसको तेल खरीदना नहीं होता, तेल उसके पास है, गैस उसके पास है,
और अपनी टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी डेवलप है, तो उसको भारत के बाजार से सिर्फ तभी तक वास्ता है जब तक हम उसका हथियार खरीदते हैं। और जो हम 67% हथियार रूस से लेते थे, आज वो खत्म हो गए हैं। आज हम 72% हथियार अमेरिका और इजराइल से खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रूस हमारे साथ खड़ा होगा, जबकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन का। और अभी ये भी समाचार आ रहे हैं कि रूस पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है सीपैक के सराउंडिंग। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल के हमारा साथ क्यों दे? हमें नेगेटिव सोचना चाहिए। हमें नेपोलियन की तरह ये देखना चाहिए कि कहाँ से हमारी कमजोरी है और कहाँ हमारी सेनाएं हार सकती हैं। हमें ऐसे किसी भी शुतुरमुर्ग की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब हम सुरक्षित हो गए क्योंकि हमें शत्रु दिखाई नहीं दे रहा। शत्रु हमारे सामने है, शत्रु की स्ट्रेटेजी हमारे सामने है। जहां हमारी कमियां हैं वो हमें दूर करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और हमें अपने आप से तो कम से कम नहीं झूठ बोलना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम झूठ बोलकर, धोखा देकर और कंगना खड़काकर अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जी बिल्कुल विजय शंकर पांडे जी, ये बात बिल्कुल ये ठीक है, आप गलती मानिए या नहीं मान, लेकिन कम से कम स्थितियां तो सुधरें, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां सुधरने के बजाय यहाँ पर ये पूरा प्रिटेंड किया जा रहा है कि स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं और भारत आगे है, भारत चीन की सीमा पर उनको घुसने नहीं दे रहा है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है जिस तरीके से प्रमोद जी बता रहे हैं कि गोलमोल हमेशा जवाब दिया जा रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बारे में किसी को नहीं पता, कुछ जानकारी नहीं। बस एक ही चीज इतने महीनों से चली आ रही है कि बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। देखिए दीपाली जी, ये इस मसले का हल जो है वो बातचीत से निकलेगा, वो समय लगेगा, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है कि वो किसी भी इशू को बहुत लंबे समय तक लिंगर ऑन करता है और अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो उसको अपना फुलफिल करता है। और देखिए जो दबाव बना रखा है उसने भारत पर, उसका असर तो दिख ही रहा है, क्योंकि पूरा देश जो है एक तरह से परेशान है। तो वो एक जो स्ट्रेटजी है उसकी, जो भी उसकी जो सोच होगी लॉन्ग टर्म की, वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन जो स्ट्रेटजी है दबाव बनाने की, उसमें वो सफल हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये स्थितियाँ पैदा क्यों हो जाती हैं हमारे देश के साथ। आप ज़रा आसपास घुमा के देखिए नज़र अपनी। अब देश के सारे पड़ोसी, जितने पड़ोसी लेके आप बैठे हैं, आपका सबसे निकट पड़ोसी जो है वो नेपाल था, दूसरा आपका निकट पड़ोसी बांग्लादेश जिसका जन्म आपने कराया एक बहुत हैवी प्राइस पे करके, जिसके कारण आपको बहुत लोगों से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। उसको आपने CAA और NRC लाकर नाराज़ कर दिया। अरे क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आपका, जैसा कि वाशिन जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, हमारी देश के जो वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं इन्हें अपने आंतरिक मामले और विदेश के मामले को ज़रा हट कर देखने की बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये गलती करते, ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मामला जो है ये इंटरनेशनल लेके चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आपने नेपाल के साथ क्या कर दिया बताइए? सेना प्रमुख कहीं आपका बयान दे देता है कि नेपाल इस समय बाहरी शक्ति चीन के कहने पे काम कर रहा है। अरे किसी सॉवरेन कंट्री को किसी दूसरे देश का सेनापति इस तरह से वो सेना ऐसे नहीं कह सकता। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ताली बजाएगा कोई देश आपका? वो आपसे नाराज़गी व्यक्त करेगा। नाराज़गी व्यक्त कैसे की जाती है? वो बड़ा छोटा सा देश है, आप पे हमला कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? छोटी मोटी कर देगा, कहीं नक्शा बदल देगा, कहीं बयान दे देगा, कहीं कुछ कर देगा। उसे कर दिया, आपके संबंध खराब हो गए। ये हालत है आपकी बांग्लादेश के साथ, ये हालत है आपकी नेपाल के साथ। चीन के साथ आपने दो गलतियां की। पहली तो आपने ऑक्सीजन लेने की बात की, दूसरा वुहान का जो वायरस है उस पर आपने जांच की मांग कर दी। देखिए पड़ोसियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। पड़ोसी आपके हमेशा, जब तक ये देश रहेगा, भारत देश रहेगा, तब तक चीन रहेगा बगल में आपके, आप उसे हटा नहीं सकते। तो देखिए जरा जब पड़ोसियों के साथ आप डील करें, जैसे बांग्लादेश के साथ ने कहा साहब मुसलमान प्रोसिक्यूटेड है, वहाँ से नहीं कहा जाता। चीन के साथ आपको रहना है, बगल में रहना है, तो उसके साथ आपको कितना भी आपके ऊपर दबाव इंटरनेशनल क्यों हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। एक गलती तो आपने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण की, दूसरी गलती आपने बाहर के दबाव में कर दी। आपने कह दिया कि वुहान की हम जांच की मांग करते हैं। चीन की ये कमज़ोर नब्ज़ है, उससे गलतियां हुई,
जी। लेकिन आप उसके पड़ोसी हैं। आप ये बताइए, यह क्या देश क्या कई गलतियां नहीं कर रहा है, बाकी देश क्यों चुप है? संबंधों का ही लिहाज करके। जी। इसी तरीके यानी से कि पड़ोसी संबंध के नहीं साथ बिगाड़ने संबंध चाहिए। निभाए जाते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है सर। उनको सीना नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल, आंतरिक और विदेश और मामले उसको जहाँ तक अलग देखिए रखना सीमा चाहिए। ठीक है विवाद सर, है, ये लौटेंगे बहुत आपके पुराना पास। है। जी। दूसरी एक बात मैं और दीपाली जी कह दूं, देखिए ऐसा है कि इतिहास में जाके देखिए, आज जो देश बने हैं उनके जो भूभाग आज उन देशों में, वो भूभाग कहाँ पर थे? तिब्बत कहाँ था 18वीं शताब्दी में? जी जी। तिब्बत बीच में कहाँ था और अब कहाँ है? बिल्कुल। ये बदलता रहता है। और देखिए, हमेशा एक बात को याद रखिए, दुनिया में जो मजबूत है उसी की बात सुनी जाती है। बिल्कुल, जो और बाकी मजबूत है लोगों उसी की को इन बात सुनी जाती है। परिस्थितियों सही के कह रहे हैं साथ आप सर, लौटेंगे सामंजस्य आपके करके पास। चलना पड़ेगा। बिल्कुल लौटेंगे सर, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। सभी मेहमान बने हुए हैं, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। स्वागत है आपका। जेके त्रिपाठी, जिस तरीके से विजय शंकर पांडे जी बता रहे थे कि आपको संबंध ऐसे नहीं बिगाड़ने होंगे, और इसका कहीं ना कहीं कारण क्या ये भी मानते हैं कि जो अमेरिका और भारत की नजदीकियां रही, उसने भी यहाँ पर चीन के संबंधों को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। हम चीन के साथ संबंध बनाने की बात करें और चीन चाहे जैसे संबंध बनाता रहे। चीन के साथ ये जो अभी वुहान पे भारत की प्रतिक्रिया की बात है, वुहान पे भारत की प्रतिक्रिया अभी आई है इस साल। डोकलाम उससे पहले आया था। 67 से लेके कई बार चीन ने हमारे यहाँ घुसपैठ की कोशिश की है। उस वक्त तो कोई डोकलाम नहीं था, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको हम भी अमेरिका के इतने नजदीक नहीं थे, लेकिन चीन ने ये की, क्योंकि चीन की ये विस्तारवादी नीति है, ये दीर्घकालीन नीति है चीन की विस्तारवाद की। जैसे कि अभी कोई बता रहे थे 215 का जो श्वेत पत्र था उसके हिसाब से। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि चीन की ये नीति है, और चीन की नीति ये तब तक रहेगी जब तक कि उसका विरोध करने के लिए कोई प्रखर विरोधी नहीं हो जाता। और इसीलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि हम जब तक इकोनॉमिकली और जब तक मिलिटरीली हम मजबूत नहीं हो जाएंगे, चीन ऐसा करता रहेगा। चाहे दुनिया के कितने देश हमारे साथ आए, चाहे दुनिया के कितने देश चीन के साथ आए। चीन दो भाषा समझता है, एक शक्ति की और दूसरा अर्थव्यवस्था की। अगर हम चीन की और शक्ति से ज्यादा अर्थव्यवस्था की, क्योंकि चीन आज एक सिर्फ बनिया राष्ट्र बन चुका है, एक सिर्फ व्यापारी राष्ट्र बन चुका है। इसलिए चीन को उसी भाषा में हम जवाब देंगे और तभी चीन को कुछ खलेगा। लेकिन चीन से वार्ता में भी हम तभी पूरी तरह सफल होंगे जब हम मजबूती के स्तर पर खड़े होकर के उससे बात करें, ताकि चीन को भी पता लगे कि हाँ, अब ये 1962 की बात नहीं है। और इसीलिए देखिए, इस बार चीन का ये अंदाजा था, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कितने लोगों को देशी विदेशी तमाम एनालिस्ट ये कर रहे हैं कि चीन ने मिसकैलकुलेट किया ये चीज, भारत का रिस्पॉन्स। चीन का अंदाजा था कि चीन भारत को फिर से टोका मारेगा और भारत झुक जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। हाँ, इसके साथ साथ मैं कोई बातों का समर्थन करता हूँ कि जैसे हमारे जनरल रावत को ये नहीं कहना चाहिए था। किसी डेमोक्रेसी में मिलिट्री के अधिकारी को कूटनीति पर बोलने का हक नहीं होता। ये हक ठीक है, ये हक पाकिस्तान में बाजवा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेना प्रचंड रूप से शासन कर रही इमरान खान को आगे बिठा के, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि मैं ये इस बात का समर्थन करता हूँ कि हमें छाती ठोक ठोक करके पीओके पे बयान नहीं देना चाहिए। तरह सब जानते हैं पीओके हमारा, हम लेके रहेंगे, उसको आपको कहने की इतनी क्या आवश्यकता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तीसरी चीज जो रही रूस से बात, तो देखिए संबंध डिप्लोमेसी में एक बैग नहीं बनते और एक बैग रातों रात नहीं बिगड़ते। संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान का संबंध चीन से कई सालों से रहा है, आप समझ लीजिए 75 से भी पहले से भी, 62 से समझ लीजिए, धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज चीन इसका सदाबहार मित्र है। हमारा संबंध भी रूस से काफी पुराना रहा है, और भी हम नहीं कह सकते कि रूस ने पाकिस्तान के साथ दो वो कर लिए, सैन्य अभ्यास कर लिए तो रूस हमारे खिलाफ हो गया।
अगर ऐसी ही बात थी तो आज की डेट में चीन के साथ हमने 5 सैनिक अभ्यास किए हैं, संयुक्त सैनिक अभ्यास। उस हिसाब से तो चीन हमारा बहुत अच्छा मित्र हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो वो चीज है। और दूसरी चीज ये कि विदेश मंत्री के लेवल पे वार्ता कहाँ तक सफल होती है, ये तो देखने की बात है। और एक चीज मैं आखिर में कहना चाहूंगा, ये सोचना कि रूस की वजह से ये वार्ताएं हो रही गलत है, क्योंकि इस सब चीन और भारत के बीच में बढ़ते मतभेद के पहले ही निश्चित हो चुका था कि इस साल शंघाई सहयोग संगठन की, इस साल रूस, इंडिया, चाइना के ग्रुप की, और इस साल G20 की बैठक रूस में होगी। ठीक है सर। अब प्रमोद जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर जो रूस की तो बात की जा रही है, आपने ईरान का भी जिक्र किया है, इधर तो बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अचानक यहाँ पर राजनाथ सिंह का ईरान में पहुंच जाना, इधर रूस को भी इस तरीके से बार बार देखा जाना कि शायद रूस कुछ हस्तक्षेप करे और ये मसला सुलझे। तीसरी तरफ ये जो बात कह रहे हैं सर कि मजबूत होना चाहिए हमको, तो अभी तो हम मजबूत स्थिति में भी नहीं है अर्थव्यवस्था को लेकर भी। नहीं, देखिए, जहाँ तक ईरान जाने वाली बात है तो उसको आप एक डिप्लोमेटिक थ्रेट मान सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी बयान दिया है कि वो भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता करेगा। इसका स्पष्ट संकेत है कि वो भारत का साथ नहीं देगा, या तो न्यूट्रल रहेगा या बीच में रहेगा। और ये स्थिति हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक है, या हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव स्थिति है। तो ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका को ये संकेत देना चाह रहे हो भारत सरकार कि अगर वो हमारे साथ नहीं देगा तो हम भी अमेरिका के जो धुर विरोधी हैं ईरान, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं, और इसको ऐसे भी मान सकते हैं क्योंकि ईरान के अंदर चीन ने अभी 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो शायद ईरान के कहने पर चीन के ऊपर कोई दबाव डलवाया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम वही दोबारा गलती कर रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब के सुल्तान को फोन करके और उनसे कहा है कि वो चीन पर दबाव डाले। तो इस प्रकार की नीतियां, इस प्रकार की गलत नीतियां ही हमें तकलीफ देती हैं और हमें परेशानी में डालती हैं। हमें वहां से सचेत रहना चाहिए। जी, आखिरी कमेंट वासिन जी आपका। नहीं, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी विदेश नीति रही है और कूटनीति रही है, उसमें ये सच्चाई है कि वो उतने प्रभावी और उतने समझदारी के साथ उसको नहीं आगे बढ़ाया गया जितनी समझदारी के साथ कि बढ़ाया जाना चाहिए, या जो भारत की परंपरा रही है विदेश के मामले में पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखने में। हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक बार वो शायद रेपिटेशन भी हो, क्योंकि विजय शंकर पांडे जी ने भी उसका जिक्र किया था अपने डिस्कशन के दौरान। आप एक तरफ से उठा लीजिए, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान से तो रिश्ता परपेचुअली ख़राब रहता है मेरा, श्रीलंका हो, इस तरह के जो हमारे पड़ोसी देश थे लगभग सबसे हमारे रिश्ते ख़राब हो गए। आखिर क्या कारण है? और दूसरी तरफ हमारे सभी पड़ोसी मुल्कों से चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं। तो इसका क्या कारण है? अगर हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं और हमारे दुश्मन के करीब जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी ताकत और कमज़ोर होगी और हमारे ऊपर चारों तरफ से खतरा और बढ़ेगा। दूसरा जो मेरा मानना है कि हमारा अमेरिका के करीब जाना या भारत और अमेरिका की जो नज़दीकियां रही हैं वो कहीं न कहीं चीन को भी और रूस को भी, दोनों को परोक्ष रूप से इरिटेट करती रही हैं और उनको परेशान करती रही हैं। तो इसका ये भी एक कारण रहा है कि चीन, ये सच है कि विस्तारवादी नीति अपनाता है, वो दोनों तरह का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी है और टेरिटोरियल इंपीरियलिज्म भी है और एक्सपेंशनिस्ट है, ये बात सच है। लेकिन उसको एक्सपेडाइट करने में हमारी और अमेरिका की जो गलबहियाँ रही वो ज़्यादा उसमें आग में घी का काम किया और हमारे पड़ोसी और चीन को नज़दीक आने में उसमें और मदद की। तो ये और कुछ कारण थे जिसके चलते कि चीन और भारत के रिश्ते जो पहले से ही अंदरूनी तौर पर ख़राब चल रहे थे उसमें और बिखराव आया और खटास आया, और नतीजा इस समय हम सबके सामने है कि लद्दाख से लेके और हर जगह जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो चीन से लगा हुआ है, उन सभी जगहों पर भारत और चीन के बीच में एक खतरा बढ़ गया है।
ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही, इसलिए मैं अब आगे मेहमानों के पास नहीं रुक कर पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना समय देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।